नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत त्रि में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आज हम लोग बात जरा जो है वो विदेश और देश की राजनीति से अलग थोड़ा बिहार की बात करें। बिहार में लगातार कई सारे सिनेरियोज आ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर जैसा आदमी अब ये दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इनफैक्ट हालत इतनी खराब हो चुकी है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के नाम तक नहीं जानते हैं, बिना देखे उनको बोल नहीं सकते हैं। सर, मैं शुरुआत यहां से करूं आपसे कि एक तो आज की तारीख में अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो कितने प्रासंगिक हैं इस परिस्थिति में वो बिहार के लिए, साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसके अलावा थोड़ा इस पर भी बताइएगा कि ये चर्चाएं जो इतने लंबे समय से चल रही कि बस नीतीश आज छोड़ गए भारतीय जनता पार्टी, कल छोड़ गए भारतीय जनता पार्टी, आज सरकार गिर गई, कल सरकार गिर गई, ये चर्चाएं आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ र्यूमर है या इनके पीछे कुछ वास्तव में कोई आधार भी है? राय साहब नमस्कार, सारे साथी दर्शकों को। देखिए, आपने जो पहले दूसरा सवाल किया ना, उसका जवाब पहले बनता है, उसके बाद प्रशांत किशोर पे आएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल आपने जो लास्ट सवाल था वो पहले पूछ लिया आपने, बिल्कुल ही पहले। देखिए, जो काम डॉगी मीडिया और रवांडा मीडिया लगातार करता है तमाम कारणों से, मैंने एक दिन आपको पहले भी इशारा किया था, वही काम यूट्यूब पे बहुत सारे साथी आजकल तमाम ज्ञात और अज्ञात कारणों से, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, इस तरह की चीजें फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। नीतीश कुमार आज की तारीख में अगर चाहे भी तो भी वो बीजेपी का साथ छोड़ने में सक्षम नहीं है, तमाम कारणों के चलते। पहला कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना केवल उनकी पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया, एक तरीके से हर जगह पे अपने लोग बिठा करके, एक विधायक दल कंप्लीटली बीजेपी के इशारे पर है, और जो उनका संसदीय दल है नीतीश कुमार जी का, वो भी सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर है। इस पे दर्शकों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर है। अब जब पार्टी भी आपके पास नहीं, विधायक दल भी आपके पास नहीं और संसदीय दल भी आपके पास नहीं, तो वैसी सूरत में नीतीश कुमार जाके भी क्या कर लेंगे और उनको कौन लेने वाला है? एक बात, ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर नीतीश जी ने ऐसा कभी सोचा भी, मान उनकी अगर उनकी इच्छा होती, अगर उनके नियंत्रण में होता, तो मान के चलिए वो 2 महीने पहले जा चुके होते, आज से 2 महीने पहले चले गए होते, क्योंकि वो सारा खेल समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का। नॉट ओनली विद हिमसेल्फ, पूरे देश के स्तर पे भी जो चुनाव से पहले जो अपने अलायंस के साथ किया जाता है, वो आपको बताऊंगा। अब सारी चीजें जब चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आपने दूसरा कहा नीतीश कुमार जी की सेहत के बारे में। हम सब उनके लंबे स्वास्थ्य की, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि जो बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, वैसी सूरत है। लेकिन अब प्रशांत किशोर एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो उनको तमाम मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य किसी का भी हो सकता है। इस तरह की बात करने से बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। ये मानवता के आधार पर कह रहा हूं, बाकी तो सबकी अपनी अपनी नैतिक मूल्य है, मर्यादा है, जिसको जो करे। मेरा ये मानना है कि किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की टिप्पणी, निश्चित तौर पर ऐसा होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वैसा नहीं होगा, लेकिन इसको सार्वजनिक मंचों पर लगातार 4-5 दिन से इस तरह की चीज फैलाई जा रही है, और ये वैसे नहीं है, ये एक डिजाइन के तहत है। नीतीश कुमार को लुंज पुंज स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं करेगी कभी भी। उनको पता है कि उनकी सेवाएं ली जानी है लंबे समय तक, उनके नाम पर वोट लिया जाना है। और एक छोटा सा सीन बताता हूँ आपको, जब मध्य प्रदेश अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, तो बार बार मीडिया एक ही सवाल पूछता था, मुख्यमंत्री कौन? तो तीनों अलायंस साथ स्टेज पे बैठे होते थे, तो कहते आपके सामने ही तो बैठे हैं, तो नाम नहीं बताते थे मुख्यमंत्री का। तो वो कंफ्यूजन यहाँ बिहार में भी कंटिन्यू करेगा बीजेपी का जो सक्सेसफुल मॉडल है, कि ये बैठे तो आपके सामने मुख्यमंत्री, अब छांट लीजिए, देवेंद्र फडणवीस है, शिंदे है या अजीत पवार, देख लीजिए आप, जो आपको ठीक लगे कर लीजिए। और एक स्टेज से आगे मीडिया की औकात भी नहीं है कि एक प्रेशराइज करे किसी चीज को। तो यहां पर क्या है कि नीतीश कुमार को दीनहीन साबित करने का जिम्मा प्रशांत किशोर जी को दे दिया गया है, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ लगी रहेगी। जो काम उन्होंने बाकी अलायंस के साथ करना है, वो प्लान कंप्लीटली चॉकआउट हो चुके हैं। ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, ज्यादा सीटें आएंगी, और स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री किसका होगा, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए महाराष्ट्र के प्रयोग के बाद। अब आपने प्रशांत किशोर का स्पेसिफिक सवाल पूछा। प्रशांत किशोर जी वहां पर बिना किसी डिजाइन के नहीं आए, वो बहुत ही राजनीति के बहुत ही मंजे हुए शातिर खिलाड़ी है, पॉलिटिक्स खुद पहली बार कर रहे हैं, लेकिन करवाते बहुत लोगों से, बहुत लोगों से करवाते हैं, बहुत लोगों के पॉलिटिकल एडवाइजर, स्ट्रेटेजिस्ट, पता नहीं क्या क्या, जो भी आप नाम देना चाहे, जो भी अच्छा नाम उनको देना चाहे दे दे। लेकिन जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि उनका जो प्रयोग है
जो अपेरेंटली दिख रहा है आपको, उसका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी बड़ी इफेक्टिवली कर रही है। और इफेक्टिवली कैसे कर रही है? आपको ध्यान होगा 2020 के चुनाव में कितना इफेक्टिवली प्रशांत, अपने क्या नाम है, जो बीजेपी ने प्रयोग किया था चिराग पासवान का, ध्यान होगा आपको। जहां जहां नीतीश के कैंडिडेट थे वहां पर चिराग पासवान को लड़ा करके और उनको 43 पे ला दिया गया था। तो ये जो खेल है, ये इस बार प्रशांत किशोर के जरिए खेलने का पूरा प्लान बीजेपी ने बना रखा है। उसमें क्या है, प्रशांत किशोर उससे भी आगे चल पड़े। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण है, सबको पता है, लेकिन जो नीचे गेम कर रहे हैं वो, जो अपनी पार्टी का संगठन बना रहे हैं जन स्वराज का, उसके अंदर वो जो कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो MY फॉर्मूला जो है आरजेडी का, उसको भी फेल करने का गेम है। उसमें मुस्लिम्स को ले रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे, उसमें ओबीसी को ले रहे हैं, यादव्स को ले रहे हैं, और समाज के हर वर्ग को ले रहे हैं, जो हर्ट करेगा जेडीयू को डायरेक्टली भी और आरजेडी को भी। तो अल्टीमेटली जो एक्सटेंशन है वो चिराग पासवान की एक्सटेंशन है कि नीतीश कुमार को 43 से भी कहीं ना कहीं, असली खेल बीजेपी का है, बीजेपी आगे कैसे बढ़े। तो उसमें कुछ अपनी 5-4 सीट बाई डिफॉल्ट आ जाए, बहुत अच्छी बात नहीं आए तो भी कोई खास बात नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले आपने क्लियर कट उनकी कैलकुलेशन देख ली थी, किस तरह की बातें वो कर रहे थे। तो ये सारे का सारा जो लुआब है राय साहब, इसमें मोटी बात केवल एक है, नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे, वो जाने की स्थिति नहीं बची है, पार्टी की भी नहीं छोड़ी है। बीजेपी कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल में है। नीतीश जी को चाहे जैसे यूज करेगी चुनाव तक, चुनाव के बाद क्या करेगी वो मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो सारे एलाइज के साथ आप देख चुके हैं। अगर आपको याद दिलाना हो तो मैं आपको जम्मू कश्मीर से शुरू कर देता हूँ। महबूबा मुफ्ती थी, नीचे आ जाइए पंजाब पे आ जाइए, सुखबीर बादल थे, हरियाणा में आ जाइए दुष्यंत चौटाला थे, उत्तर प्रदेश में आ जाइए मायावती थी, हर चुनाव में, हर संसद के अंदर, हर चीज में जगन मोहन रेड्डी किसकी मदद करते थे, उसके बाद पटनायक साहब किसकी मदद करते थे, हर बिना मांगो चाहे ना मांगो हर चीज में सपोर्ट करते थे केंद्र में। कहाँ है सारे? तो नीतीश जी भी उसी गति को प्राप्त होने हैं, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। और चुनाव तक वो इनको इसी तरीके से कैरी करे, ये बीजेपी की एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सर नीतीश कुमार का इमेज अगर ऐसे डैमेज कर देंगे तो भाजपा के किस काम के रह जाएंगे नीतीश कुमार? क्योंकि फिर उनके पास वोट बैंक नहीं बचेगा, तो भाजपा उनको अपने साथ केवल इसलिए रखे कि भाई हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बाद में वो बना लेंगे, ठीक है, लेकिन क्या कुछ काम के रह जाएंगे? वोट बैंक बिखर नहीं जाएगा ऐसी खराब इमेज से, जब ये स्थिति हो जाएगी कि मानसिक स्तर खराब हो गया है, मानसिक रूप से वो बीमार हो गए? बीमारी की बात तो पहले से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसा असली खेल बीजेपी का क्या है, बीजेपी एक सिंपैथी वोट नीतीश कुमार का हाथ थामे रख करके चुनाव तक ले जाना चाहती है। एक तरफ प्रशांत किशोर टाइप लोग कहते रहेंगे कि वो किसी लायक नहीं बचे, उनकी सेहत खराब है, ये है वो है। बीजेपी ये कहेगी कि देखिए महादलितों के जो नेता हैं, उनके फला के नेता है, इनके नेता है नीतीश जी, हमने उनका हाथ नहीं छोड़ा, हमने उनका हाथ मजबूती से थामे रखा, उनका कार्यकाल पूरा कराया, और आगे का भी हम देखेंगे, मिलजुल कर चलेंगे। और मिलजुल कर चल के होना क्या है वो तो आपको भी पता है, सबको पता है कि जो बाकियों का जो मैंने नाम गिनवाए होना वही है। लेकिन केवल उनका हाथ थामे रख के इन हालात में भी, कम सीटों के बावजूद भी, उनको मुख्यमंत्री तो बढ़ा के रखा ना भाई, वहां से तो कांग्रेस से उससे तो अलग हो गए वो, उसके बावजूद बीजेपी की बैसाखी पे है ना। तो उस सारे खेल में देखिए हमने तो नीतीश जी का ये भी कार्यकाल पूरा करवाया। सर नीतीश को अपने साथ रखना क्या भाजपा की मजबूरी है? निश्चित तौर पे। आप बताइए ना राय साहब, अगर कल को महाराष्ट्र में आप क्या गेम करते थे, देवेंद्र को बिठा लेते थे, फडणवीस को, दोनों अलायंस को बिठा लेते थे। यहां पर आप किसको बिठाएंगे जो आप ये कहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा? बिहार में तो पर्ची निकलनी है मुख्यमंत्री की राय साहब, आप क्यों बोल रहे हैं? जैसे मध्य प्रदेश में पर्ची निकली थी, जैसे छत्तीसगढ़ में पर्ची निकली थी, जैसे राजस्थान में पर्ची निकली थी, बिहार में तो अगर बीजेपी का जब भी दांव लगेगा तो पर्ची निकलनी है। दे डोंट हैव ए पेन बिहार फेस, ये सच बात है। और इसीलिए नीतीश की जरूरत है। जो उनके जो दिवंगत नेता थे मोदी जी, जो वहां पर जो बिहार के, उनकी डेथ के बाद उनके पास जैसा भी था, बेचारे डिप्टी सीएम से आगे कभी बढ़े नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे प्रदेश में एक चेहरे को जानते थे। आज बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा चेहरा, बता दीजिए आप। इसलिए भी नीतीश मजबूरी है कि चलो एक एलआई है, हमने हाथा में रखा, महादलितों के साथ ये, इनका ये वोट बैंक, और हम मिलजुल कर चलते रहेंगे। पता है नीतीश जी तो ये कार्यकाल जिस तरीके का चल रहा है, 10 महीने कैसे निकलेंगे, 9-10 महीने, बीजेपी उसकी मजबूरी है, वो उसको खींच रहे लगातार, इसमें कोई शक मत नहीं। बिहार की राजनीतिक स्थिति को हम देखें तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनीतिक हैं, क्योंकि वोट बैंक, उनके जातीय वोट बैंक पर वो डिपेंड नहीं रहे हैं।
सर मुझे दो चीज समझनी है। एक तो ये कि जब नीतीश कुमार इन सारी चीजों को देखते होंगे तो उन्हें भी ये पता है कि भाजपा हमें अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आप कह रहे हैं कि उनके पास भाजपा छोड़ के जाने का विकल्प नहीं है। ऐसे में अगर वो भाजपा में बने रहते हैं तो पोस्ट इलेक्शन उनका भविष्य आप क्या देखते हैं? दूसरा, अगर वो भाजपा में बने रहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं, तो क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे जैसे एकनाथ शिंदे साहब बनाए गए हैं? इसके साथ साथ एक चीज मैं और जोड़ देना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा मेरा, लेकिन मैं वो जरूर जोड़ना चाहूंगा आपसे। अगर नीतीश को इज्जत चाहिए, साफ सीधी सी बात है कि अगर नीतीश को इज्जत चाहिए तो भाजपा आपको छोड़नी पड़ेगी, और छोड़ करके फिर आपके पास ऑप्शन आरजेडी में जाने का रहेगा, या आरजेडी के साथ गठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी वाले गठबंधन में। मुख्यमंत्री तो आप वहां भी नहीं बनेंगे, फिर ऑप्शन क्या बचता है? तो ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सभी लोगों को यूज करती आई है, नीतीश जी ने अब अपने आप को नियति पर छोड़ दिया। वो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे, कोई शक नहीं है इसके अंदर। बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत कुशल रणनीतिकार थे, कभी उनके साथ कभी उनके साथ। क्यों गए ये भी नहीं बताया, क्यों आए ये भी नहीं बताया, काम बढ़िया चला रहे सालों से। लेकिन एट द फेग एंड ऑफ हिज कैरियर, जब स्वास्थ्य उनके साथ नहीं है, जब पार्टी का सारा स्ट्रक्चर उनके बीजेपी के कब्जे में जा चुका है, तो नीतीश जी की एक स्थिति जो है ना, वो असहाय व्यक्ति की है। इसको आप इस तरीके से देखिए कि वो असहाय हो चुके हैं पार्टी के इंटरनल डायनेमिक्स से। विधायक दल कब जब चाहे बीजेपी 2 मिनट लगाएगी, ये तो आप समझ लीजिए। अगर इस चुनाव में 2 साल का टाइम होता, अभी तो आपके पास महीने ही 10-11 बचे, अगर 2 साल का टाइम होता तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार सीएम होते? उनका सारा विधायक दल इधर आ जाता। महाराष्ट्र में हुआ नहीं था भाई। शिवसेना से पुराना एलाई कौन था उनका? केवल अकालीस। उसके बाद तोड़ दिया ना शिवसेना को, तो यहां तोड़ने में क्या परेशानी थी? लेकिन चूंकि समय कम है, तो इसलिए बीजेपी उनको पुल ऑन करेगी, साथ में चुनाव में उनका प्रयोग करेगी। आपने दूसरा सवाल कहा कि क्या नीतीश कुमार शिंदे की गति को प्राप्त होंगे, भाई डिप्टी सीएम बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे। देखिए, राजनीति के अंदर मैं और आप ये बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वो क्या बनेंगे या क्या नहीं बनेंगे, लेकिन इतने समय, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति, अगर डिप्टी शिंदे बन सकते हैं, नीतीश कुमार बनेंगे और खासतौर पर उस सेहत के साथ, तो मुझे ये बात हजम सी नहीं होती। बाकी तो होने को राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो मंत्री या कोई डिप्टी सीएम बनेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, उनके लिए रेस्पेक्टेबल चीज क्या है? अगर वो वास्तव में एक रेस्पेक्टेबल रिटायरमेंट चाहते हैं, तो साथ रहना तो मजबूरी है भाजपा की। ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है कि वो दूसरी तरफ जाने की सोच भी ले। इसको तो दिमाग से निकाल दीजिए आप चुनाव तक। वैसी सूरत में वो क्या गेन कर सकते हैं कि साहब मुझे कहीं गवर्नर बना दीजिए ठीक सी स्टेट का, मैं अपना वहां पे स्वास्थ्य लाभ करता रहूंगा, आपने ठीक है जो भी रेलिवेंट बना रहूंगा, और एक पोस्ट। अच्छा, उस वो करने में बीजेपी को कोई परेशानी भी नहीं है भाई। महादलितों के लीडर तो है ना, एक खास वर्ग को रिप्रेजेंट तो करते ही है ना, तो वैसा करने में बीजेपी को कहां परेशानी है? मंत्री या डिप्टी सीएम बनेंगे, थोड़ा सा राय साहब मुझे इसमें शक है। बाकी सियासत आपको पता है, हिंदुस्तान की कुछ भी हो सकता है। सर लेकिन मेरा सवाल फिर वापस वहीं आके खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए गवर्नर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और नीतीश कुमार अगर मानसिक रूप से फिट नहीं है, मानसिक रूप से अगर उनको दिक्कत है, तो गवर्नर बना करके भाजपा उनका इस्तेमाल क्या ही कर पाएगी? क्योंकि भाजपा ऐसा, गवर्नर्स का कैसे इस्तेमाल करती है ये तो आपने खूब देखा है। अरे राय साहब, आप समझे नहीं बात को। जहां पर अपोजिशन की सरकारें होती है वहां गवर्नर का प्रयोग होता है। जहां आपकी अपनी सरकार है, कोई से स्टेट में लगा दीजिए, क्या परेशानी है? कागज हम्म। जाएगा, दस्तक होके आ जाएगा, क्या परेशानी है? ये हम्म। सारे खेले तो करने होते हैं जो अपोजिशन की सरकारें हैं। उनको वेस्ट बंगाल का तो कोई गवर्नर बनाएगा नहीं। नहीं तो फिर वहां वहां नीतीश अपना बदला नहीं लेने लग जाएंगे? सतपाल मलिक साहब देख रहे हैं कैसी मुसीबत बने हुए हैं भाजपा के लिए। सतपाल मलिक और चीज है, नीतीश कुमार जी हम्म। की सेहत साथ नहीं है। उनको तो केवल एक रेस्पेक्टेबल रिटायरमेंट चाहिए। पोस्ट एक्टिव पॉलिटिक्स के बाद कहीं पे अपने स्वास्थ्य लाभ करें, अपना बढ़िया, कभी कभार कभी फील्ड में आगे नहीं आगे जैसी सेहत अलाउ करें, उस टाइप का हम्म। एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट जिसको कहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको दिल्ली आने की बड़ी इच्छा थी चुनाव से पहले। आपको ध्यान भी होगा जिस तरीके से इंडिया अलायंस, उनकी वास्तव में इच्छा थी कि उनको कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दे या यूपीए इनका हम्म। इंडिया अलायंस का चेयरमैन बना दे। वो तो राहुल गांधी ने जिद कर दी कि नो, नेवर। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन थी कि ये आदमी किसी भी तरह इधर उधर हो गया तो इंडिया अलायंस किसी 2 पैसे का भी नहीं बचेगा। वो सच बात निकली। वो जो उसके बाद जो ममता बनर्जी ने कहा जिस तरीके से कि मुझे बना दीजिए, मैं तैयार हूं लीड करने के लिए, उसको भी राहुल ही नहीं होने दे रहे। क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरीके से अडानी वाला मसला आया, और जिसपे ममता ने अपने आप को अलूफ कर लिया उससे कि भाई रोज रोज हम यही नहीं करेंगे, हमारे इश्यूज है। ममता के इश्यूज को कोई मना थोड़ी कर रहा था, लेकिन अडानी का इशू तो इशू था भाई। तो राहुल गांधी ने ही वो भी नहीं होने दिया।
उससे ममता तमाम तरीकों से नाराज है, रही रहेगी, कोई बात नहीं। इंडिया अलायंस बचे या ना बचे, लेकिन इंडिया अलायंस का कोई बड़ा घटक बीजेपी के साथ दिखे या हो या जाने की संभावना हो, उसके बाद तो कहीं के नहीं बचेंगे ना। तो वो सारी सूरत हाल बेसिकली इस सिस्टम पे ऐसा है कि नीतीश जी की इच्छा तब भी थी, सेहत तो तब भी खराब थी ना, तब कौन सी बहुत अच्छी सेहत थी, लेकिन अब थोड़ी सी ज्यादा खराब है, जो बताया गया है कि थोड़ा सा और तरह की चीजें हैं, डायमेंशिया और कई तरह की चीजें जो बताई जाती। तो वैसी सूरत में अब नीतीश जी के पास एक्टिव पॉलिटिक्स की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश मुझे लगती नहीं, तमाम कारणों के चलते, वो चाहे स्कीम ऑफ थिंग्स बीजेपी की हो चाहे अदरवाइज हो। क्योंकि देखिए, एज एक ऐसी चीज है जिसमें मैं और आप कोई अछूते नहीं रहने वाले, एवरीबडी विल बी अंडर इट्स गार्ड। तो वैसी सूरत को, हर चीज को व्यवहारिक पक्ष देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी केवल इतनी है कि ज्यादा सीटें होने के बावजूद, नीतीश जी के अस्वस्थ होने के बावजूद, हमने उनका हाथ थामा, उनका कार्यकाल पूरा कराया और उनके वोट बैंक को जितना हो सके अपनी तरफ खींचने के लिए। पूरा गेम इतना है, इसका आगे कुछ नहीं। उनकी पार्टी का क्या भविष्य रह जाएगा सर, अगर नीतीश कुमार साहब कमजोर हो जाएंगे, भाजपा के लिए वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ये साफ है, लेकिन उनकी पार्टी का क्या भविष्य रह जाएगा? भाई संजय झा, लल्लन सिंह टाइप जो मुख्य लोग हैं वो तो निश्चित तौर पे भाजपा की गोद में बैठे हैं, लेकिन सर इसके एक एक तो पार्टी का भविष्य, दूसरा वोट बैंक वाली बात करें। नीतीश कुमार का जैसे मैंने जिक्र किया कि भाई उनका वोट बैंक कोई जातीय वोट बैंक नहीं था, नीतीश कुमार का व्यक्तिगत वोट बैंक था, तो निश्चित तौर पर नीतीश की कमजोर होने के बाद वो वोट बैंक बटेगा। उस वोट बैंक के बंटवारे को आप कैसे देख रहे हैं, वो कहां जाएगा? उसको अगर हम चुनावी लिहाज से समझने का प्रयास करें तो क्या माना जाए, किसको मजबूत करेगा वोट बैंक? मैं सब देखिए, कोई मैं और आप भविष्य वक्ता तो नहीं, ना हम ज्योतिष का काम करते हैं। जो अपेरेंटली अपने को दिख रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितना फीडबैक है तमाम साथियों से, जब आपने कहा इसमें बात करेंगे, तो मैंने कई लोगों से बात भी की, साथियों से वहां भी की, दिल्ली में भी की, जो लोग सारा उसमें है, उन्होंने एक ही बात कही कि देखिए साहब, पार्टी तो तब तक है जब तक नीतीश जी सत्ता में, जिस दिन सत्ता में नहीं रहेंगे पार्टी का भी करना तो तय है। सत्ता इन द सेंस मुख्यमंत्री, और कोई रूप में नहीं, मुख्यमंत्री। जब तक मुख्यमंत्री है तब तक तो कोई समस्या नहीं है। जिस दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, फिर डिपेंड करेगा मुख्यमंत्री कौन है। अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक एग्जिट उधर होगा लोगों का। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर वहां चले जाएंगे। कहीं कोई विचारधारा की उसकी लड़ाई बाकी लोगों की, जब नीतीश की ही विचारधारा की लड़ाई नहीं है, जो अपने आप को सबसे बड़ा सेक्युलर कहते थे, वो कितने लंबे समय तक बीजेपी के साथ वो चला लिया, तो विचारधारा सिद्धांत का तो कोई पक्ष नहीं बचा। विशुद्ध तौर पर अवसरवादिता होगी। अवसरवादिता का एक ही सिद्धांत है, जिसकी सत्ता उसके साथ आप चले जाएंगे। एक आपने कहा कि वोट बैंक का क्या होगा, वोट बैंक भी नीतीश जी के साथ ही है। अगर ये लगा उनके वोटर्स को आखिर तक, चुनाव के लास्ट में, बिल्कुल जब पोलिंग का समय आएगा, अभी तो बहुत समय है, जब उनको ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं उनको डिच तो नहीं कर देगी, और वो जिस तरह के वो तब वो तय करेंगे कि हमें बीजेपी के साथ जाना है। अल्टीमेटली तो ये दिख ही रहा है कि सारे तमाम मॉडल्स के बावजूद, महाराष्ट्र के बाद, सब जगह के बाद, कि बीजेपी की एकमात्र इच्छा अब ये बची है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री हो। तो अगर वो सूरत हाल बना तो वो वोट बैंक उधर भी जा सकता है, क्योंकि फिर जाति नहीं छोड़ती बीजेपी। बीजेपी फिर सनातन और हिंदू ले आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपने देख लिया 2 बार का। जब चुनाव की बारी आती है तो कास्ट को खत्म करके हिंदू और सनातन, वो गेम बिहार में भी, उसके लिए सारी जमीन तैयार है। पता ही है आपको, जिस तरीके का प्रोपगेंडा, जिस तरीके का डॉगी मीडिया, जिस तरह के संसाधन, जिस तरह का पैसा, जिस तरह की वोटिंग को, जो वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन और तमाम तरह का डेटा मैनिपुलेशन, तो बीजेपी के पास तो हर साधन है। तो उस सूरत में जब ये एक माहौल बनेगा कि, और फिर डॉगी मीडिया कहेगा कि ये तो आगे बीजेपी, ये तो आ गया गठबंधन, उस टाइप की जब बात करेंगे, तो वोट बैंक वो कितना प्रभावित होगा, कितना नहीं होगा, एक, और तेजस्वी और कांग्रेस का क्या नैरेटिव होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। देखिए पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव आपने देखा अभी, तो गजब का नैरेटिव बनाया था तेजस्वी ने सब, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट पिट गए लोकसभा में। नहीं तो आप उनकी रैलियां देखो, आपको रात 11-12 बजे जिस तरीके से लोग। लेकिन सर एक चीज फिर वही हो जाती है ना कि भाई दिल्ली में लोकसभा की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, सरकार जो है आम आदमी पार्टी बनाती है, बेहतरीन वोट परसेंटेज, बेहतरीन सीटें लेकर के। एक चीज और, तेजस्वी का आपने जिक्र किया सर, तेजस्वी यादव के लिए कितना फायदेमंद होंगे नीतीश कुमार का कमजोर हो जाना, या नीतीश कुमार का सियासी कैरियर जिस तरह से अंत की ओर बढ़ रहा है, वो कितना फायदेमंद होगा तेजस्वी यादव के लिए? डिपेंड ये करेगा वो भारतीय जनता पार्टी को कितना एक्सपोज कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपॉर्चुनिज्म, भारतीय जनता पार्टी की तमाम फॉल्ट लाइंस, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जातिगत जनगणना के आधार पर,
आरक्षण के आधार पर। बिहार में मत भूलिए, जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। बिहार अभी हिंदू हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश की तरह। उत्तर प्रदेश को हिंदू बना चुके हो आप। हाँ हाँ। बिहार अभी बना नहीं है। वहां पर जाति की व्यवस्था आज भी है। जिस तरीके से पॉलिटिकल हिसाब किताब से कह रहा हूँ, जाति व्यवस्था तो पूरे देश में ही। वहां पर जाति के आधार पर जो वोट बनता है, तमाम समीकरणों के आधार पर बनता है, वो वहां पर भी आज भी है। वैसी सूरत में अगर उस नैरेटिव को वो इफेक्टिवली ले उड़े, एक और सबसे बात महत्वपूर्ण, राय साहब मैं फिर कह रहा हूं, जो इलेक्शन मैनेजमेंट है ना, माइक्रो मैनेजमेंट, उस पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप केजरीवाल से तुलना कर रहे थे, केजरीवाल से केवल एक ही तुलना है कि पहली बार हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चोरी को सरेआम पकड़ के दिखाया उन्होंने, और दूसरों की गलतियों के कारण। हरियाणा में जो कुछ हुआ था उन्होंने उससे सीखा, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उससे सीखा, कैसे वोट काटे जाते हैं, कैसे वोट जोड़े जाते हैं। तो ये चीज तेजस्वी को कहीं ना कहीं केजरीवाल से भी सीखनी पड़ेगी। अपने वोटिंग कार्डर्स को, जितने भी अपने पार्टी, उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा सारी सेल्स को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको पता है अभी से खेल में लग गई होगी। मान के चलिए बिहार के लिए डॉटेड लाइंस पे काम शुरू हो चुका है। प्रशांत किशोर वैसे नहीं बोल रहे जो कुछ बोल रहे, 4 दिन से मीम्स वैसे नहीं आ रहे नीतीश कुमार के, वो एक लार्जर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट वाला काम, वोटर लिस्टों में खेलने का मामला, वो सारी चीजें ऑलरेडी ऑन है। वैसे में तेजस्वी कितने सक्रिय हैं ये देखना पड़ेगा, कितने कुशल रणनीतिकार है वो देखना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज और उनको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इस बार तेजस्वी नहीं आए सत्ता में तो आगे उनका राजनीति में रिलेवेंट रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? बहुत लंबे समय से नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता है। वो कुछ समय रहे भी तो डिप्टी सीएम ही थे, सीएम नहीं थे। सीएम होता है 2IC होता है, उसकी लिमिटेशंस होती है। तो नीतीश के लिए इस बार का चुनाव, सॉरी अपने तेजस्वी के लिए सरदड़ का चुनाव होगा। उनको अपना नैरेटिव भी ठीक रखना है, अपना मैनेजमेंट भी ठीक रखना है, अपने इश्यूज भी ठीक रखने हैं, अपना कार्डर भी इंटैक्ट रखना है, और नीतीश के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना है उन फॉल्ट लाइंस में जहां पर बीजेपी कमजोर है, जातिगत जनगणना, आरक्षण, वो सारी चीजें, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार के कैरियर का जो ढलान है, जो खात्मा है, वो भाजपा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फायदेमंद होता है। इंपॉर्टेंट क्यों कहें, फायदेमंद होता है, या फिर तेजस्वी यादव को कुछ फायदा होता है, क्योंकि सीएम बनने का सपना तो लालू यादव भी पाले हुए हैं कि तेजस्वी को कम से कम सीएम बनते हुए देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर इस पूरे मामले पर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।